ये एग्जाम्पल करते हैं। किसी एटम के न्यूक्लियस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है। टोटल चार्ज तो ZE है एटम के न्यूक्लियस में, और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका यहाँ पे दे रखा है कि रेडियस के साथ में चार्ज डेंसिटी जो है वो इस तरह से वेरी कर रही है कि नहीं। रेडियस तक पहुँचते पहुँचते चार्ज डेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, और A रेडियस तक D चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहती है। इसको इतने सहूलियत के लिए एक स्फेरिकल तरीके से इसको डिनोट कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है कि यदि ये न्यूक्लियस है, इसका रेडियस ये R है, तो रेडियस A तक तो चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है ना। कितनी रहती है? D। और फिर रेडियस A से लेकर R तक ये जो है ना, डेंसिटी जो है वो घट रही है, ठीक है। ये है। अब इसको करते हैं एक एक करके। पार्ट 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इज इक्वल टू R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे पूछी है, ठीक है। तो इसमें तो हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्लोज सरफेस EDS इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड। केवल एक चीज देखनी कि ये स्फेरिकल हम सरफेस ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस, हम इसका जो न्यूक्लियस का जो सरफेस है उसी को गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, है ना। उसके जस्ट आउटसाइड गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। तो ये गॉसियन सरफेस जो है सिमेट्रिकल है कि नहीं। सिमेट्रिकल किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अंदर जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं अंदर। तो ये तो हम देख ही सकते हैं कि चार्ज जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। केवल ये है कि चार्ज की डेंसिटी रेडियस A के अंदर जो है वो बढ़ी हुई है, और इस वाले पोर्शन में, ये जो दूसरा वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में चार्ज की डेंसिटी घट रही है। बट इस सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, जो डेंसिटी का घटना है वो भी सिमेट्रिकली है, ठीक है। तो E जो है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सरफेस, E यूनिफॉर्म है। तो इसको हम बाहर ले सकते हैं E को, ठीक है, क्लोज सरफेस DS। अच्छा, E और DS के बीच में जो एंगल है वो भी जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो E डॉट DS जो है वो EDS के बराबर हो गया। तो ये QN हो गया। तो ये तो जिस तरह से नॉर्मल अपन जो निकालते आए हैं अभी तक, 4 पाई R स्क्वायर QE कितना है, QN ZE है, ये हमको दे रखा है न्यूक्लियर चार्ज इतना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, है ना, बेसिकली KZE बाय R स्क्वायर आ गई, ठीक है। ये तो पार्ट ए हो गया। पार्ट बी क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ D फॉर A इज इक्वल टू 0। तो A इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि मतलब शुरू से लेकर एंड तक ये जो चार्ज डेंसिटी जो है वो लीनियरली घट रही है बेसिकली। अभी जो दिखा रखा है हमको, ये दिखा रखा है ना भाई, पहले तो थोड़ी सी ऐसे है और उसके बाद में घट रही। A इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि चार्ज डेंसिटी जो है वो इस तरह से घट रही है लगातार, ठीक है। ये यहाँ आ गया बेसिकली, है ना, और ये हो गया D। तो हमसे अब D पूछा है, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले पूरे पोर्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, चार्ज डेंसिटी जो घट रही है उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इक्वल न्यूक्लियर चार्ज के बराबर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, कोई एक रेडियस लेते हैं, रेडियस R। इस रेडियस R पे चार्ज डेंसिटी को हम रो मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस क्या हो गया, R माइनस R हो गया है। अच्छा, अब यदि ये वाला ट्राइंगल हम लें, ये वाला ट्राइंगल, तो tan थीटा क्या है, रो अपॉन R माइनस R, दिख रहा है। अच्छा, और tan थीटा जो है वो D अपॉन R भी है, D अपॉन R भी है, ठीक है। तो इससे हमको रो की वैल्यू निकल जाएगी, D अपॉन R, R माइनस R,
आर वेरिएबल है अपना, ठीक है। अब अपने को डेंसिटी मालूम चल गई, जैसे रेडियस के साथ में जो वेरी कर रही। अब उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो एक हम जैसे कोई भी एक रेडियस, जैसे यहाँ पे ए जो मैंने लिखा हुआ है ये तो 0 ही हो गया, तो इसको मैं आर मान लेता हूँ, है ना। और एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो इस वाले पोर्शन में कुल चार्ज कितना है वो लिखते हैं, डी क्यू। इस वाले पोर्शन का कितना हो गया, 4πr² डी आर, ये तो वॉल्यूम हो गया इस पोर्शन का, और रो, ठीक है। तो रो की वैल्यू यहाँ पे है अपने पास में, तो ये कितना हो गया, 4πr², 4π रो कर देते हैं, रो यहाँ आ जाएगा, r² डी माइनस डी आर अपॉन आर, ठीक है। ये हो गया डी क्यू। इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो आपका ये डी क्यू क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करने पे, जेड ई हो जाएगा, जेड ई। ये कितना हो गया, 4πd r² डी आर, 0 to r इंटीग्रेट कर दिया, और माइनस 4πd बाई r³ डी आर, 0 to r इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट करके और लिमिट्स की वैल्यू डाल दें तो क्या आ जाता है, जेड ई आ जाता है आपका पाई डी r³/3, ठीक है। तो डी की वैल्यू पूछिए अपने को, मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगी जो ये है ना, इसी को लिया है अपना मैक्सिमम वैल्यू। डी कितना हो गया, 3 जेड ई बाई पाई r³, ठीक है। ये डी की वैल्यू होगी। अब सी पार्ट देखते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूक्लियस इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर। ए पूछा है, और ए कौन सा पॉइंट है, ए वो पॉइंट है जहां पे चार्ज डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी के बाद में जो है वो मतलब चार्ज डेंसिटी रिड्यूस होने लग जाती है। तो ए पूछा है यदि लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा, ये तो अपने को मालूम है लीनियरली डिपेंडेंट फील्ड जो है वो किस स्फीयर में हमने देखी थी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट देखी थी, और अपन ने क्या रिजल्ट निकाला था उसका, हमने निकाला था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और उसमें रो जो था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे स्फीयर में। तो यदि वो वाला केस हम लेते हैं तो ए जो है वो आर के बराबर हो जाएगा, ए जो है वो आर के बराबर हो जाएगा। बट एक बार और ध्यान से देख लेते हैं कि कोई और भी ऐसा केस हो सकता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लीनियरली वेरी करे पर ये रिलेशन ना हो, है ना। उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये देखते हैं ये हम कैसे लाए थे, ठीक है। उस वाले वीडियो को, मतलब जिस वीडियो में अपन ने ये निकाला था उसको आप जा करके देख लें। तो उसमें अपन ने निकाला था कि भाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, है ना, अंदर का कोई एक पोर्शन हमने ले लिया था 4πr², और ये क्या क्यू इन के बराबर था, और क्यू इन कितना था, रो इंटू 4/3 पाई r³। ये हमने कोई एक जनरल रेडियस ले लिया था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, ठीक है। तो अब आप इसको देखें। अच्छा, इस रिलेशन को हम देखते हैं तो ये हमको आइडिया लगता है कि ये लीनियरली वेरिंग आ कहाँ से रहा है। यहाँ पे एक्सप्रेशन में r² है और यहाँ पे एक्सप्रेशन में r³ है, और इसलिए डिवाइड करने पे जो है वो E की वैल्यू जो है वो लीनियरली वेरिंग आ जाती है। अच्छा, इस पूरे एक्सप्रेशन में इन दोनों के अलावा, मतलब R के अलावा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा केवल यही एक हो सकता है वेरिएबल पॉसिबली, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट तो वेरिएबल हो ही नहीं सकता। तो अब इसमें यह है कि यदि एक फंक्शन ऑफ R हो गया तो r³ बाय r² जो है वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे,
ठीक है, तो वो जो लीनियरली वेरिंग वाला जो हमारे को कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती भाई। रो जो है वो यदि फंक्शन ऑफ आर हो गया और इधर ये आर क्यूब बाय आर स्क्वायर है और फिर एक जो भी है कांस्टेंट ये है ना एप्सिलॉन वगैरह बाकी सब है, तो इस वाले एक्सप्रेशन में रो जो है उसको कांस्टेंट होना मस्ट है, नहीं तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो आर बन ही नहीं सकता है, दिख रहा है। तो इसीलिए जो है वो रो जो है वो कांस्टेंट होगा और रो कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो आर के बराबर। ठीक है, तो ये आपका आंसर।